वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए जियोग्राफी जो विषय है उसके मिड टर्म परीक्षा के लिए मॉडल पेपर के बारे में, अर्थात उस मॉडल पेपर में अर्थात उन टॉपिक्स पर मैं चर्चा करूंगा जिनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न बनने वाले हैं। अर्थात जो मिड टर्म की परीक्षा होने वाली है मिड सेमेस्टर की, उसमें किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे और वो किन टॉपिक से बनेंगे, इसको बताने का प्रयास मेरा रहेगा पूर्ण रूप से। तो मुख्य रूप से 4 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, अगर जिनको आप लोगों ने तैयार कर लिया निश्चित तौर पर आपको फिर कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं है और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन्हीं से आपके प्रश्न आने वाले हैं, तो आप इन टॉपिक्स को तैयार कर लीजिएगा विधिवत तरीके से। और साथ ही साथ मैं भी थोड़ा बहुत चर्चा करने का प्रयास करूंगा। वैसे आपको बता दूं, इनमें से 2 चैप्टर्स की तो ऑलरेडी वीडियोस ही आपको मिल सकती है हमारे चैनल पर, आप देख लीजिएगा। चैप्टर 1 चैप्टर 2 मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी, आप उसको देख लीजिएगा। उससे बहुत अधिक मात्रा में आपके प्रश्न फंस सकते हैं, तो आप उन दोनों वीडियो से 2 प्रश्न आपके मिल सकते हैं, तो आप उन दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा। जियोग्राफी बीए थर्ड सेमेस्टर के ये जो टॉपिक्स हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए चर्चा करते हैं कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपकी परीक्षा में एक प्रकार से ब्रह्मबाण का कार्य करेंगे, यानी ब्रह्मास्त्र का कार्य करेंगे, रामबाण का कार्य करेंगे। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका पर्यावरण संकल्पना एवं तत्व। आपको बता दूं कि बीए थर्ड सेमेस्टर में आप जब जियोग्राफी आप लेते हो तो आपको पढ़ना क्या पड़ता है, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन, यानी कि इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ये आपको पढ़ना पड़ता है। तो आखिरकार यहाँ से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं, तो आप किसी भी विश्वविद्यालय से, सभी विश्वविद्यालयों के लिए यह वीडियो हेल्पफुल होगा। आने वाली सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, इसके अलावा मिड टर्म के लिए तो है ही बहुत महत्वपूर्ण। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला चैप्टर आपका पर्यावरण की संकल्पना और तत्व को समझना चाहिए, तो इसको लेकर के ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना रखी, चैप्टर 1 नाम से, आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने पर्यावरण के बारे में विस्तार से हर चीज़ों को समझा दिया। पर्यावरण की अगर मैं बात करूँ तो पर्यावरण जो शब्द है ये अंग्रेजी के इन्वायरमेंट जो शब्द है इसका क्या है, हिंदी रूपांतर है। और इन्वायरोन और मतलब होता है घेरना, और एक प्रकार से मेंट माने होता है चारों तरफ, यानी चौतरफा जो हमको घेरे हुए है उसी को हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण का अगर शाब्दिक देखें, परि प्लस आवरण बराबर होता है पर्यावरण। परि माने होता है एक प्रकार से क्या, परिता, और आवरण माने होता है हमको कवर किए हुए, घेरा किए हुए। अर्थात अगर आप बताएं तो पर्यावरण उन सभी तथ्यों एवं दशाओं को कहते हैं जो कि किसी स्थान या आवास या वस्तु को क्या करती हैं, घेरे हुई होती हैं, और वस्तु, व्यक्ति या स्थान को प्रभावित भी करती हैं। या फिर दूसरे अर्थों में अगर हम कहें तो पर्यावरण जो होता है ये, या भौतिक पर्यावरण की मैं बात करूं तो मैं उन सभी में वे सभी दशाएं, सभी तथ्य या प्रभाव सम्मिलित किए जा सकते हैं जिनकी उपस्थिति जो होती है पृथ्वी पर मानव के ना होने पर भी बनी रहेगी, ऐसा पर्यावरण हम बता सकते हैं। यानी पर्यावरण का मतलब कुल मिलाकर के होता है कि जो हमको चारों तरफ से घेरी हुई चीज़ें हैं उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। हमारे चौतरफा जो चीज़ें, पर्यावरण, ठीक है। इसको लेकर के मैंने विस्तार से हर एक चीज़ को समझा दिया है। वैसे तांसले महोदय कहते हैं कि प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं वो पर्यावरण कहलाता है। यानी कि प्रभावकारी दशाओं का संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं। अब उसमें जीव में तमाम सारे जो मनुष्य भी हो गए और तमाम सारे पशु पक्षी भी हो गए, ठीक है। और जो एक प्रकार से खास करके बात की जाए, जो एक प्रकार से जो कहीं ना कहीं पे जो जीव होते हैं छोटे बड़े सबको मिला ले, वो सभी कहीं ना कहीं पे उसमें रहते हैं, और वही हमको मतलब वही पर्यावरण कहते हैं। प्रभावकारी दशाओं का एक संपूर्ण योग जिसमें जीवन निवास होता है, यानी कि जीव रहते हैं, पर्यावरण कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है, मैंने ऑलरेडी आपको बताई है। इसके अलावा हर्ष कोविट्स की बात की है, उन्होंने कहा कि पर्यावरण उन सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो किसी प्राणी के विकास व क्रियाओं को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ए फिटिंग महोदय कहते हैं, जर्मनी के वैज्ञानिक हैं, ये कहते हैं कि जीवन की परिस्थिति के समस्त तथ्य मिलकर के पर्यावरण कहलाते हैं। ठीक, कुल मिलाकर के अगर आप देखिएगा वर्तमान समय में पर्यावरण शब्द के उपयोग के साथ साथ पारिस्थितिकी विद्वानों द्वारा भी आवास या परिस्थान अथवा निवास शब्दों का प्रयोग होने लगा है धीरे धीरे। और पार्क महोदय कहते हैं कि वातावरण यानी पर्यावरण जो शब्द है वह उन दशाओं का योग होता है जो मनुष्यों को निश्चित समय में निश्चित स्थान पर क्या करती हैं, आवृत करती हैं, यानी घेरती हैं। ठीक, इसके अलावा गाउडी महोदय कहते हैं कि उनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है द नेचर ऑफ द इन्वायरमेंट।
तो द नेचर ऑफ द इन्वायरमेंट जो पुस्तक है, उस पुस्तक में ये कहते हैं कि पृथ्वी के भौतिक घटक जो होते हैं उनको ही पर्यावरण का प्रतिनिधि माना जाता है। पर्यावरण को प्रभावित करने में मानव का एक महत्वपूर्ण एक प्रकार से इकाई के रूप में मनुष्य कार्य करता है, ऐसा मानते हैं। अलग अलग विद्वान पर्यावरण की अलग अलग तरीके से परिभाषा देते हैं। कुल मिलाकर के पर्यावरण जो होता है जीव की परिस्थिति कारकों का संपूर्ण योग होता है, और इसी प्रकार की समस्त प्राकृतिक परिस्थितियाँ जो मानव जीवन को प्रभावित करती हैं पर्यावरण के अंतर्गत हम उनको रख सकते हैं। ओके, भौतिक भौगोलिक पर्यावरण में वे स्वतंत्र अवस्थाएं हैं जिनके निर्माण में क्या होता है, मानव का कोई हाथ नहीं होता है, स्वतः ही बदलती हैं और मानव की दशाओं एवं क्रियाओं को निर्धारित करती हैं, मनुष्य पर प्रभाव डालती हैं। तो इस प्रकार पृथ्वी धरातल पर घटित होने वाली समस्त प्राकृतिक दशाएं जिनका प्रभाव मानवीय दशाओं पर पड़ता है वो प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। कुल मिलाकर के पर्यावरण की कुछ बातें थी। पर्यावरण की संरचना की अगर मैं बात करूं, उसके प्रकार की एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछता है पर्यावरण की परिभाषा को देते हुए उसकी संरचना या उसके प्रकार के बारे में बताएं। तो पर्यावरण की संरचना की अगर मैं बात करूं तो पर्यावरण दो प्रकार का होता है। एक तो भौतिक पर्यावरण जिसको प्राकृतिक पर्यावरण भी कहते हैं, एक होता है सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण। ठीक है, तो इसमें आप देखते हैं जैसे कि जो भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण होता है इसमें आपको सभी को पता होगा जैसे कि सौर ऊर्जा, पृथ्वी की दैनिक गतियाँ, वार्षिक गतियाँ, गुरुत्वाकर्षण, ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप, भूतल की जो तमाम सारी गतियाँ होती हैं ये सब इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं इनको। और इसके अलावा और भी तमाम सारे जैसे पर्वत, पठार, मैदान, भूमि का धरातल, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों में जैसे खनिज, ऊर्जा संसाधन, मिट्टी और ये सब, ठीक है, मिट्टी का उपजाऊ होना, अनुपजाऊ होना, शुष्क होना, भूमि की स्थिति में द्वीपीय, तटीय, भीतरी, महाद्वीपीय, ये तमाम प्रकार की चीज़ें। इसके अलावा आप देखिएगा सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण में आपको जो मानव के द्वारा बनाई गई चीज़ें होती हैं, खास करके प्राथमिक या भौतिक पर्यावरण जो होता है उससे जब हम कुछ वस्तुओं के जैसे कि भूमि है, अब भूमि पर हमने कृषि कर ली तो वो एक प्रकार जैसे मान लेते हैं भूमि को जोत करके हमने खेती करा, जंगल को साफ करके हमने एक प्रकार साफ किया, सड़कें बनाई, नहरें बनाई, रेलगाड़ी मतलब रेल मार्ग का विकास किया, पर्वतों को काट करके सुरंगें बनाई, नई बस्तियों का निर्माण किया, भूगर्भ से खनिज संपत्ति को निकाला। तो ये सब द्वितीयक एक प्रकार से या सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण कहलाते हैं जिसको हम कल्चरल इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। तो ये थे इसके बारे में कुछ बातें। तो आप सभी को पता होगा वैसे पर्यावरण की तत्वों की बात की जाए तो भौतिक पर्यावरण के प्रमुख तत्वों की अगर मैं बताऊं तो ये कई सारे तत्व होते हैं। जैसे पहला तत्व है स्थानिक संबंध यानी कि स्पेस रिलेशनशिप, दूसरा तत्व होता है भूमि के स्वरूप यानी लैंड फॉर्म्स जो होते हैं, तीसरा तत्व होता है भौतिक पर्यावरण का धरातलीय जलराशियाँ जो है यानी कि जो सरफेस वाटर बॉडीज़ हैं वो। इसके अलावा चौथा पॉइंट से आपका जलवायु यानी क्लाइमेट जो होता है ये भी भौतिक पर्यावरण का ही प्रमुख तत्व है। इसके अलावा वनस्पति पांचवा तत्व है, प्राकृतिक वनस्पतियाँ नेचुरल जो वेजिटेशन है वो। इसके अलावा जंतु जगत जो है यानी एनिमल लाइफ जो है ये सब भौतिक पर्यावरण के ही तत्व हैं। इसके अलावा सातवां तत्व है आपका एलिमेंट्स मिट्टियाँ यानी सॉइल्स जो सोल्स होती हैं वो भौतिक पर्यावरण का ही एक तत्व है। इसके अलावा खनिज पदार्थ यानी मिनरल्स, और नौवां है शक्ति के संसाधन यानी पावर रिसोर्सेस। ओके, तो ये सब भौतिक पर्यावरण के प्रमुख तत्व हैं। लिख लीजिएगा क्या क्या, स्थानिक संबंध, भूमि के स्वरूप, धरातलीय जलराशियाँ, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, जंतु जगत, मिट्टियाँ, खनिज पदार्थ, शक्ति के संसाधन, ये जो है ये भौतिक पर्यावरण के प्रमुख तत्व हैं। ओके, क्लियर हो गई बातें। तो इस प्रकार से आपने भौतिक पर्यावरण की संकल्पनाओं को समझा। संकल्पना का मतलब होता है कि उसके बारे में जो कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में आप लोगों ने जाना, समझा, परखा। कुल मिलाकर के अगर आपसे पूछा जाएगा तो आसानी से लिख पाएंगे। अगर आपको और विस्तार से जानना है तो आप आसानी से जो है देख सकते हो। वैसे जो सांस्कृतिक पर्यावरण के प्रमुख तत्व होते हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो जैसे उसमें मानव प्रजातियां हो गई, मानव का भूतल पर विवरण हो गया या घनत्व मानव का कैसा है, और भी अन्य लक्षण जो मनुष्य की जनसंख्या का होता है वो। इसके अलावा मनुष्य कौन सा धर्म में निवास करता है, कौन सा धर्म मानता है, कौन सी भाषा बोलता है, शासन प्रणाली कैसी उसकी, राष्ट्रीय विकास हेतु कौन सी विशिष्ट व्यवस्था अपनाता है मनुष्य। तो ये सब जो होते हैं अन्वेषणा, तकनीकी ज्ञान, उसका निरंतर विकास, ये सब चीज़ें जो होती है। इसके अलावा परिवहन, संचार, अनुसंरक्षण, बस्तियाँ, उद्यम, उद्योग संबंधित जो विकास प्रौद्योगिकी होती है, टेक्नोलॉजी, इन सभी का विकास जो होता है मनुष्य के द्वारा होता है। तो ये भौतिक पर्यावरण नहीं, ये सांस्कृतिक पर्यावरण यानी कल्चरल इन्वायरमेंट के तत्व हैं। तो मेजर एलिमेंट्स ऑफ कल्चरल इन्वायरमेंट जो मैंने बताया ये सब हो गए, बस्तियाँ, उद्यम, उद्योग, परिवहन, संचार, धर्म, भाषा, शासन प्रणाली, अन्वेषण, तकनीकी ज्ञान, ये सब मानव प्रजातियाँ, ठीक है, मानव का निवास जो भूमि पर कैसा है, ये सब। तो ये सब खास करके ये सांस्कृतिक पर्यावरण के तत्व हैं। ओके, चीज़ें क्लियर हो गई।
तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा इसके प्रभाव भी पड़ते हैं मनुष्य पर, जीवन पर। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। आप चैप्टर 1 वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सारी चीज़ों को आपको पता चल जाएगा। ओके। वैसे एक विद्वान है, उनका नाम है ए फिटिंग। वो कहते हैं कि पर्यावरण जीव के परिस्थिति के कारकों का योग होता है। बहुत ज़बरदस्त परिभाषा उनकी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से पर्यावरण के 4 स्तरीय क्षेत्र भी हैं, इसको विद्वानों ने बताया। 4 स्तर कौन कौन से? एक तो स्थल मंडल है पर्यावरण के अंतर्गत, एक वायुमंडल है, एक जलमंडल है, एक जैवमंडल है। तो यानी इन सभी स्थानों पर आप देखते हैं जीव निवास करते हैं और कहीं ना कहीं पे सारी चीज़ें घेरे हुए हैं। ओके। स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल, ये पर्यावरण के 4 स्तरीय क्षेत्र हैं, यानी कि जो है 4 फोल्ड स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट आपका पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी अलग टॉपिक है और पारिस्थितिकी तंत्र अलग टॉपिक है। पारिस्थितिकी को इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, पारिस्थितिकी क्या होती है। इसका भी चैप्टर ऑलरेडी यूट्यूब पर बोर्ड पर मैंने पढ़ा रखा है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो पारिस्थितिकी की अगर मैं बताऊँ तो पारिस्थितिकी जो शब्द है इसके बारे में तो जर्मन के एक अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर ई हैकल, उन्होंने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने बताया कि पर्यावरण तथा जैव समुदाय अथवा एक साथ रहने वाले जीव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। ओके, यानी पारिस्थितिकी शब्द जो है ये इकोलॉजी कहा जाता है अंग्रेजी में इसको। इसकी जो उत्पत्ति हुई इकोलॉजी शब्द की वो ग्रीक भाषा के आइकोस और लोगिया शब्द से हुई, लोजिया शब्द से, जिसका मतलब होता है अर्थवास या निवास स्थान, तात्पर्य हम बोल सकते हैं, ठीक है। और कुल मिलाकर के यानी इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ अ होम, यानी कि खास करके पारिस्थितिकी से तात्पर्य क्या होता है कि जीव का घर में अध्ययन करना। तो जीव का घर में अध्ययन यही होता है इकोलॉजी का मतलब। वैसे पारिस्थितिकी वह विज्ञान होता है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य जो अंतर संबंध होते हैं एवं जो विभिन्न जीवों के मध्य जो पारस्परिक अंतर संबंध होते हैं उन सभी का अध्ययन हम करते हैं। इसके अंतर्गत ये होता है एक प्रकार से पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी की परिभाषा को देते हुए फिलिप हैंडलर, अच्छा विस्तार से आपको समझना है कि एक परिभाषा के एक पॉइंट को, एक पहलू को, तो आप वीडियोस देख लीजिएगा अंत तक, ठीक है। उसमें मैंने खूब विस्तार से समझाया है तो आप आसानी से समझ पाएंगे। फिलिप हैंडलर वैसे कहते हैं कि पारिस्थितिकी की परिभाषा दिया, इन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी जो होता है जीवों तथा उनके पर्यावरण के परस्पर संबंधों के अध्ययन का विज्ञान है। यानी एक प्रकार से पारिस्थितिकी जो है एक विज्ञान है। पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत पारिस्थितिकी जीव जो होते हैं पारिस्थितिकी के, और जो उन जीवों को घेरे हुए जो पर्यावरण होता है उन दोनों के बीच का जो संबंध होता है, उन्हीं संबंधों का अध्ययन करने वाला शास्त्र या विज्ञान पारिस्थितिकी कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। ओडम महोदय की एक पुस्तक है 1971 ईस्वी में, उस पुस्तक में इन्होंने परिभाषा दी। उस पुस्तक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी। उसमें कहा, उस पुस्तक में लिखा कि पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना तथा क्रिया का अध्ययन होता है, यानी इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नेचर। ओके, इस प्रकार से जो है फ्रेसर डार्लिंग महोदय कहते हैं कि पारिस्थितिकी समस्त पर्यावरण के संदर्भ में जीवों तथा या जीवों का तथा उनके अंतर्जातीय एवं आपसी संबंधों का विज्ञान है। यानी जीव का और पर्यावरण का दोनों के बीच का जो संबंध होता है उन्हीं संबंधों का अध्ययन करता है। मोटे तौर पर अगर हम कहें तो यही होता है इकोलॉजी, ऐसे शास्त्र या ऐसे विज्ञान को जो कि क्या करता है, संबंधों का अध्ययन करता है। कैसे संबंधों का? तो जो है पर्यावरण के बीच संबंध और पर्यावरण में रहने वाले जो जीव हैं उनके, यानी जीवों के और उसके चारों तरफ घेरे हुए जो पर्यावरण है उनके बीच का जो परस्पर संबंध होता है, उन्हीं संबंधों के अध्ययन करने वाले शास्त्र या विज्ञान को हम इकोलॉजी कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई आपकी। ओके, इसके अलावा टुर्क और बिट्स महोदय कहते हैं 1972 ईस्वी में, कहते हैं कि जीवित तंत्रों तथा पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। अच्छा, जीवित तंत्र मतलब होता है कि जैसे ऐसे जीव जहाँ पर सजीव हो, यानी सजीव जीव, ऐसा नहीं कि कुर्सी में रखी है उसके चारों तरफ जो आवरण है उसके संबंध, यानी कुर्सी का कोई संबंध थोड़ी ना होगा वातावरण से, ठीक। तो ये चीज़ होती है। तो जीवित तंत्रों का, यानी जो भी जीवित तंत्र है उनका संबंध होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे वो जाने अनजाने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं जीव, और जीवों को तो भाई पर्यावरण प्रभावित ही करता है, उसमें तो कोई दो राय ही है नहीं। तो ये चीज़ होती है। वार्बिंग महोदय कहते हैं कि पारिस्थितिकी जीवों का उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन है, यानी कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट। ओके, 1895 की परिभाषा ये। इसके अलावा टेलर महोदय कहते हैं कि पारिस्थितिकी समस्त जीवों के समस्त पर्यावरण के साथ समस्त संबंधों के अध्ययन का विज्ञान है। कुल मिलाकर के ये थी आपकी पारिस्थितिकी, जिसके बारे में मैंने बता दिया। आपसे पारिस्थितिकी का अर्थ पूछेगा, परिभाषा पूछेगा, आप आसानी से बता पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद में। वैसे चैप्टर 2 वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, आप लोग देख लीजिएगा, उसको विस्तार समझा दिया है। पारिस्थितिकी की बात की जाए
तो पारिस्थितिकी तंत्र की तो पारिस्थितिकी कई प्रकार की होती। देखिए सामान्य रूप से अगर इसकी शाखाओं की बात की तो कई सारे शाखाएं हैं पारिस्थितिकी की। पहला तो होता है आपका स्वपारिस्थितिकी यानी कि ऑटो इकोलॉजी, दूसरा है समुदाय पारिस्थितिकी यानी कि साइन इकोलॉजी, तीसरा है आपका जंतु पारिस्थितिकी यानी एनिमल इकोलॉजी, चौथा है आपका पादप पारिस्थितिकी यानी कि प्लांट इकोलॉजी, पांचवा है आवासीय पारिस्थितिकी यानी कि हैबिटियल इकोलॉजी, छठवा है आपका भूगोलीय पारिस्थितिकी यानी कि मतलब कि इको जियोग्राफी और बायो जियोग्राफी, या इको जियोग्राफी बोलो या बायो जियोग्राफी बोलो, वो भूगोलीय पारिस्थितिकी बोला जाता है उसको। इसके अलावा सातवां आपका जो है प्रकार होता है इसका इकोलॉजी का, वो है भाई इसकी शाखा है जो है संरक्षण पारिस्थितिकी यानी कि मतलब कि कंजर्वेशन इकोलॉजी। इसके अलावा आठवां है उत्पादन पारिस्थितिकी यानी प्रोडक्शन इकोलॉजी। इसके अलावा नौवां है विकिरण पारिस्थितिकी यानी कि रेडिएशन इकोलॉजी। वर्गीकरण पारिस्थितिकी यानी कि जो है टैक्सोनॉमी इकोलॉजी। इसके अलावा मानव पारिस्थितिकी यानी कि ह्यूमन इकोलॉजी। और 12वां है आपका अंतरिक्ष पारिस्थितिकी यानी कि स्पेस इकोलॉजी। 13वां है आपका जीवाश्म पारिस्थितिकी यानी कि पैलियो इकोलॉजी। इसके अलावा रासायनिक पारिस्थितिकी है एक 14वां, उसमें केमिकल इकोलॉजी बोलते हैं इसको। मृतिका ये पारिस्थितिकी को हम पेडो इकोलॉजी बोलते हैं। ऊर्जा पारिस्थितिकी को एनर्जी इकोलॉजी बोलते हैं। जो है प्रदूषण पारिस्थितिकी एक प्रकार से यानी कि जो है पॉल्यूशन इकोलॉजी। तो ये सब एक प्रकार से 17 तरीके से अगर बताएं तो अलग अलग प्रकार से जो होते हैं पारिस्थितिकी के प्रकार होते हैं। बायोम पारिस्थितिकी यानी कि बायोम इकोलॉजी, कई प्रकार की इकोलॉजी होती। तो ये सब इकोलॉजी का कुछ प्रकार मैंने बता दिया। आपसे पारिस्थितिकी के प्रकार पूछे तो आप आसानी से कुछ इनमें से 4-5 अगर याद है तो भी आप लिख दीजिएगा, हो जाएगा। इस प्रकार से पारिस्थितिकी के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा, आप देख लीजिएगा उसको। पारिस्थितिकी का अपने जीवन में भी कई सारा महत्व है, चूँकि बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण के कारण आप देखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रकार के संकट उत्पन्न होते हैं, और इसके कारण से इन संकटों का निवारण जो होता है पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत कर सकते हैं। इसके अलावा मृदा अपरदन जो बढ़ रहा है, भूमि अनुपजाऊ हो रही, इसका भी कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से हम इसको रोक सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तमाम प्रकार के जैसे चाहे कीटनाशकों के प्रयोग से खरपतवार और इन सभी खरपतवार नाशकों से क्या होता है कि जो मिट्टी रही वो प्रदूषित हो रही, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। इन सभी को ख़त्म करने के लिए हमको पारिस्थितिकी पढ़ना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के पारिस्थितिकी ज्ञान के माध्यम से भूमंडल के समस्त जीव जंतुओं वनस्पतियों के अध्ययन से ही मानव जाति का आर्थिक विकास एवं कल्याण संभव है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो पारिस्थितिकी के बारे में मैंने आपको बता दिया। पारिस्थितिकी कार्यक्षेत्र आपसे पूछे कि पारिस्थितिकी कार्यक्षेत्र यानी कि स्कोप ऑफ इकोलॉजी, तो इस इकोलॉजी इसका स्कोप बहुत बड़ा है। टेलर महोदय ने कहा कि पारिस्थितिकी सभी जीवों का तथा उनमें रहने वाले जो पर्यावरण होते हैं उनके संबंधों दोनों के बीच के संबंधों का अध्ययन होता है। इसके अंतर्गत आप देखिएगा भौतिक एवं जैविक पर्यावरण से अति घनिष्ठ संबंध होता है इसका पारिस्थितिकी का। इसमें आप देखेंगे आकारिकी, कारिकी, अनुवांशिकी, उद्विकास, आणविक विकास, जीव विज्ञान, परिवर्धन, जीव विज्ञान, ये जीव विज्ञान की शाखाएं हैं। रसायन विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान, भूगोल, इन सभी से पारिस्थितिकी का गहरा संबंध है। तो ये सब इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत या कार्य क्षेत्र के अंतर्गत हम रख सकते हैं स्कोप में इसके। इसके अलावा पारिस्थितिकी का विषय क्षेत्र पूछे तो आप आसानी से बता पाएंगे। पारिस्थितिकी के अंतर्गत आप देखिएगा तापमान, प्रकाश, आर्द्रता, लवणता, स्थल, जल में उपस्थित जो तमाम प्रकार के रासायनिक तत्व हैं उन सभी का अध्ययन करते हैं। और इसके अलावा ये तत्व जीवधारियों पर विशेष प्रकार का प्रभाव डालते हैं, चूँकि इसीलिए पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम इसको रखते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि समुदायों में जीवों की गणना, आबादी के घनत्व कैसा है, संख्यात्मक मात्रात्मक दोनों तरीके से अध्ययन करते हैं इसमें। इसके अलावा आप देखिएगा कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत विभिन्न जैविक कारकों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा विभिन्न समुदायों में जीवों की पारस्परिक क्रिया प्रक्रियाओं के कारण जो विभिन्न प्रभाव उत्पन्न होते हैं उन प्रभावों का अध्ययन होता है। और इसके अलावा आप देखिएगा धीरे धीरे करके इसमें पारिस्थितिकी के अंतर्गत तमाम प्रकार के पारिस्थितिक कारकों के विश्लेषण में भौतिकी, रसायन शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, मौसम विज्ञान, इन सभी का भी ज्ञान आवश्यक होता है। और किसी भी जीव के लिए भूगोल, जीवाश्म विज्ञान के ज्ञान की जानकारी आवश्यक होती। तो इसलिए इस प्रकार से आप देखिएगा कि जो ये पारिस्थितिकी विज्ञान है ये महत्वपूर्ण विज्ञान है, और जिसके ज्ञान के बिना मानव का अस्तित्व बना रहना संभव नहीं है। अगर पारिस्थितिकी को हमने भुला दिया तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में पारिस्थितिकी यानी कि जो पर्यावरण होगा हमारा निरसन कर देगा, विनष्ट कर देगा प्रकृति जो होगी। तो इस प्रकार से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमको समझने के लिए। तो पारिस्थितिकी के बारे में आपने लगभग पूरा समझ लिया। ओके, क्लियर हो गई चीज़ें, ये बात क्लियर हो गई आपकी। ओके, आगे बढ़ा जाए फिर। चलिए अगला पॉइंट आपका, अगला जो आपका यहाँ पर पॉइंट है पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम जिसको बोलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का जो शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो
एजी तांसले महोदय ने 1935 में किया था। जीव समूह तथा अजीव पर्यावरण जो होते हैं उन दोनों की सम्मिलित प्रक्रिया पारिस्थितिकी तंत्र कहलाती है। और इसी जो है मामले में इन्होंने 1935 में एजी तांसले महोदय ने पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। इकोसिस्टम आप सभी को पता होगा, इकोसिस्टम जो होता है वो खास करके अगर मैं बताऊं तो एजी तांसले ही कहते हैं, परिभाषा देते हैं, कहते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार का होता, मतलब एक विशेष प्रकार का होता है। उसकी रचना जीवों तथा अजैविक संगठक जो होते हैं उनसे होती है। अपेक्षाकृत स्थिर समस्ते जो है समस्थिति होता है और विकृत तंत्र होता है। ये ओपन सिस्टम होता है पारिस्थितिकी में आप देखते हैं उत्पादक होता है, एक उपभोक्ता होता है। उत्पादक में आप देखिएगा जैसे कि पौधे वगैरह हो गए, वो भोजन का निर्माण करते हैं, किससे? सूर्य के प्रकाश से करते हैं, पर्यावरण से करते हैं। और फिर उसको खाते कौन है? भोजन को कौन कौन खाता है? जैसे कि भक्षी प्राणी, खरगोश, हिरण, तृण, ये लोग खाते हैं। इसके अलावा एक फिर क्या होता है धीरे धीरे, अब उसको इन सभी चीज़ों को, खरगोश को, हिरण को, प्राणी को, इन सभी को कौन खाता है? मांसाहारी पशु खाते हैं, यानी शेर खाता है। अब फिर क्या होता है भाई, इसके अलावा आप देखिएगा उपभोक्ताओं में मानव भी होता है, चूँकि मानव और भी पशु पक्षियों को खाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीज़ होती है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि एक चेन बनी है, एक पूरा एक वो होता है। तो ये इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम की परिभाषा को देते हुए जो है सीसी पार्क महोदय कहते हैं, वो कहते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र एक क्षेत्र के अंदर समस्त प्राकृतिक जीव जो होते हैं तथा तत्वों का सकल योग होता है। समस्त प्राकृतिक जीवों और समस्त प्राकृतिक जो तत्व होते हैं उन सभी का योग होता है पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। और इसे भौतिक भूगोल में एक विस्तृत तंत्र के आधार पर उदाहरण के रूप में हम देखा जा सकता है इसको। ओके, सविंदर सिंह जो कि एक प्रकार से भौतिक भूगोल के बड़े ज़बरदस्त ज्ञाता रहे हैं, उन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र भूतल के निश्चित क्षेत्र को धारण करने वाली एक आधारभूत कार्यशील इकाई होती है, जिसके अंतर्गत जैविक समुदाय तथा अजैविक संगठनों के सकल समुच्चय जो होते, सकल माने सारा समुच्चय, तथा किसी निश्चित समय इकाई के अंतर्गत उसकी आपसी अंतरक्रिया को सम्मिलित किया जाता है। यानी कुल मिलाकर के बोले तो फर्ले और न्यूवे की परिभाषा समझनी पड़ेगी, जबरदस्त परिभाषा उनकी। उन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र इस प्रकार आपस में एक दूसरे से एक दूसरे से तथा अपने पर्यावरण से संबंध जीवों की समाकलित एकता और सम्मेल को कहते हैं। यानी कि एक प्रकार से तंत्र समझ रहे हैं, एकता, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी में जो जीव रह रहे हैं। आपको पता होगा कि जीव, अब मैंने बताया कि पारिस्थितिकी का मतलब क्या होता है। पारिस्थितिकी एक विज्ञान है और पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, जो उसमें रह रहे लोग होते हैं उनका एक प्रकार से, यानी कि वो समूह, यानी जिसमें तमाम प्रकार के जीव रह रहे हैं। ठीक है, और पर्यावरण भी है, तो उसका एक तंत्र का निर्माण, पर्यावरण और एक प्रकार से जो जीव है वो मिल करके एक तंत्र का निर्माण करते हैं, वो होता है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं आपसे एग्जाम से में आए दिनों पूछी जाती रहती हैं, तो इसको समझना परम आवश्यक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की जो विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम, तो पहली विशेषता लिखिएगा आप सभी लोग कि पारिस्थितिकी तंत्र किसी क्षेत्र विशेष के समस्त जीवधारियों तथा उसके भौतिक पर्यावरण के समस्त योग का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी बात ये कि पारिस्थितिकी तंत्र का भूतल पर एक सुनिश्चित क्षेत्र होता है जो पारिस्थितिक तंत्र का क्षेत्रीय आयाम होता है। तीसरी बात, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना ऊर्जा संगठक, जैविक संगठक तथा अजैविक संगठनों से होती है। ऊर्जा संगठक, जैविक संगठन और अजैविक संगठन जो होते हैं ये सब मिल करके पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण भी करते हैं। आप देखिएगा कि पारिस्थितिक तंत्र का सर्वेक्षण समय इकाई के संदर्भ में किया जाता है। जैविक ऊर्जा तथा जैविक ऊर्जा संगठक और अजैविक संगठक, ये तीनों संगठनों में जटिल अंतर क्रियाएँ होती हैं और इसके साथ साथ जीवों में भी पारस्परिक क्रियाएँ होती हैं। और इन सभी का अध्ययन कौन करता है? पारिस्थितिकी करती है। और ये सब होता कहाँ पर है? पारिस्थितिकी तंत्र में, यानी इकोसिस्टम में होता है। ठीक है, लेकिन इकोलॉजी के अंतर्गत इसका हम अध्ययन करते हैं। ओके, और पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है विभिन्न ऊर्जाओं द्वारा संचालित होता है, किंतु इसमें सर्वाधिक मात्रा में सौरिक ऊर्जा पाई जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र की व्यक्तिगत उत्पादकता होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा तथा पदार्थों का सतत निवेश या बहिर्गमन होता रहता है। ठीक, कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र में मापक आयाम होता है, यानी कि विभिन्न आकारों और प्रकारों वाला हो सकता है। ये पारिस्थितिक तंत्र के विकास एवं संवर्धन के अनेक अनुक्रम होते हैं। भौतिक, पर्यावरण एवं जैविक संगठनों के एक साथ रहने के कारण से पारिस्थितिक तंत्र एक संकल्पना, मतलब कि एक प्रकार से एक सकल संकल्पना मानी जाती है। तो कुल मिलाकर के
ये होता है एक प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र की व्यवस्था में। जैसे पारिस्थितिक तंत्र की व्यवस्था की अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लेते हैं भूवैज्ञानिक पृष्ठभूमि है, उसमें स्थलाकृति है, ठीक है। अब स्थलाकृति में देखिए पारदर्शिक स्थिति हो गई, अक्षांश ऊंचाई हो गई, उसमें आप देखें कई सारी चीज़ें, मिट्टी की गहराई कितनी, मिट्टी की नमी का स्तर, मिट्टी पोषक तत्व, जलमंच, मिट्टी के जैविक तत्व, आर्द्रता में आप देखेंगे उसमें रूप में वर्षा, सौर ऊर्जा, प्रवाह, वायु प्रवाह, सब ये सब आ जाता है। यानी कि किस प्रकार से एक आदर्श पारिस्थितिक तंत्र की व्यवस्था में तमाम प्रकार की चीज़ें आ जाती हैं। आपको पता होगा कि जो है एक पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटक, अजैविक घटक, ये दोनों दो प्रकार के घटक होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक यानी कि जिसको हम बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं, एक होता है अजैविक घटक यानी अबायोटिक कंपोनेंट्स। जैविक घटक जो होता है इसके अंतर्गत पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव होते हैं और उनके मृत भागों को हम सम्मिलित कर लेते हैं। और कार्य के आधार पर जैविक घटकों को भी हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो स्वापोषित घटक है, एक परिपोषित घटक है। स्वापोषित जो घटक है इसके अंतर्गत जीव अपने पोषण के लिए अकार्बनिक पदार्थों से स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं। इसमें सभी प्रकार के वनस्पति, पेड़, घास, झाड़ियाँ, प्लैंकटन, बैक्टीरिया ये सब आ जाते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल वगैरह ये सब। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ परिपोषित घटक की, उसमें वे जीव आते हैं जो कि भोजन जो है कहीं ना कहीं पे पचाकर प्रतिक्रिया कड़ी यानी कि उसकी श्रृंखला में चेन ऑफ रिएक्शन की श्रृंखला स्थापित करते हैं। ये अपने भोजन के लिए स्वापोषित प्राथमिक उत्पादन जो पौधे होते हैं उन पर पूर्णतः निर्भर होते हैं, यानी कि अपना भोजन स्वतः निर्माण नहीं करते हैं। ये जीव उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स और अपघटनकर्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता या जो है परिपोषित को भी तीन भागों में हम बांटते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता एक है, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता की अगर मैं बात करूं तो उसमें बकरी, कीट, चूहा, मनुष्य आ जाते हैं। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता की मैं बात करूं तो भेड़िया, पक्षी, बिल्ली ये सब आ जाते हैं। और उच्चतम उपभोक्ता की मैं बात करूं तो शेर, बाज, अजगर, शेर ये सब आ जाते हैं, ठीक। देखिए घास जो होती है उसको कौन खाता है? बकरी खाती है। तो घास क्या है? उत्पादक है। बकरी कौन है? प्राथमिक श्रेणी का उपभोक्ता, जो कि बकरी घास खाती है। बकरी को कौन खाता है? भेड़िया खाती है, द्वितीय श्रेणी का मतलब कि उपभोक्ता है। और भेड़ी को कौन खाता है? शेर खाता है, तो ये उच्चतम उपभोक्ता हो गया। तो ये होता है एक प्रकार से जैविक घटक के ये चीज़ें हो गई, ठीक है, क्लियर हो गई। तो इस प्रकार से मान लेते पौधे हैं तो पौधों को कौन खाता है? मनुष्य खाता है। मनुष्य को कौन खाता है भाई? मनुष्य को तो भाई आप देखें कहीं भी जाओ शेर खा सकता है, और उच्चतम उपभोक्ता में शेर भी आ सकता है, मध्यम उसमें मतलब द्वितीय श्रेणी में भी शेर आ सकता है। तो इस प्रकार से ये देखिएगा। और इसके अलावा अगला जो आपका आता है अजैविक घटक। अजैविक घटक की अगर मैं बताऊं तो अजैविक घटक यानी अबायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं। जैविक घटक का ऐसा रूप जो जिसमें जैव जगत की भांति आप देखिएगा एक जटिल होता है ये। इसके अलावा इसमें कई सारी चीज़ें हम संकलित करते हैं। इनमें तीन श्रेणियाँ होती हैं। एक तो जो है जलवायु यानी कि क्लाइमेटिक जो चीज़ें जैसे पानी, तापमान, प्रकाश, आर्द्रता, ये सब क्या है? ये सब अजैविक घटक हैं। अकार्बनिक पदार्थ दूसरा होता है। अकार्बनिक पदार्थों में क्या होता है? जैसे कि आप देखेंगे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोहा ये सब, और जिंक, मैग्नीज, तांबा, बोरान, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? अजैविक घटकों के अंतर्गत आते हैं। अब अजैविक घटकों में आप देखेंगे जैसे कि इसके द्वारा क्या होता है? जैविक विकास से संबंधित जो अजैविक घटक होते हैं उनके द्वारा, जैसे मान लेते प्रकाश हुआ, प्रकाश से हरियाली और वनस्पति आती है। अब इससे क्या होता है? शाकाहारी जीवों का विकास होता है, परजीवी जीवों का भी विकास होता है, जीवोपजीवी का भी विकास, मृतोपजीवी का भी विकास होता है। ये तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। और तो कुल मिलाकर के जो अजैविक घटक है इसके अंतर्गत आप देखिएगा कई सारी चीज़ें मतलब की आ जाती। तो मैंने आपको सारी चीज़ें आपको समझा दी। तो कुल मिलाकर के उत्पादक, उपभोक्ता और प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता आपने समझ लिया, विस्तार से जाना। तो इस प्रकार से ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी। क्लियर हो गई चीज़ें। तो निश्चित तौर पर आपने समझ लिया। तो उत्पादन, उपभोक्ता और परजीवी, अब इसमें भी बांट सकते हो। उत्पादन क्या? आप जैसे पेड़ पौधे हो गए। उपभोक्ता कौन है? चिड़िया वगैरह हो गई, उससे फल वगैरह खाती हैं। और परजीवी आप देखेंगे, परजीवी क्या होते हैं? थोड़े थोड़े जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब। उल्टा पिरामिड जब कभी कभी परजीवी को कौन खाता है? इस प्रकार चीज़ें होती। तो ये एक प्रकार से ऊर्जा का पिरामिड हम देखते हैं कि किस प्रकार से चीज़ें होती हैं। तो वो सब थोड़ा सा जटिल टॉपिक है। कार्बन चक्र वगैरह हम समझेंगे आने वाले समय में, तो परेशान नहीं होना आपको उसके लिए, ओके। हम जल्द ही समझेंगे इसके बारे में। तो कुल मिलाकर के पारिस्थितिक तंत्र से आपके पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा पूछेगा, और पारिस्थितिक तंत्र के जो जैविक और अजैविक घटक हैं उनके बारे में पूछ सकता है, और उसकी विशेषता पूछ सकता है। तो मैंने विशेषताओं के बारे में भी आपको बता दिया है, ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अब अगला पॉइंट हम समझेंगे। अगला पॉइंट आपका है जैव विविधता। जैव विविधता आप सभी को पता होगा। जैव विविधता को क्या कहते हैं बताइए? जैव विविधता को क्या कहते हैं?
जैव विविधता मतलब क्या होता है, जहाँ पर जीवों का निवास बहुत ज़्यादा होता है उसी को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, जैव विविधता क्षेत्र में आप देखिएगा जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में जीव निवास करते हैं। वैसे जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था 1980 ईस्वी में E.A. नोर्स और R.E. मैस महोदय ने। ठीक है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक वाल्टर जी रांजन ने प्रथम बार 1986 में जैव विविधता को एक प्रकार से परिभाषित किया और कहा कि क्या कहा कि पादपों, प्राणियों, सूक्ष्म जीवों में पाई जाने वाली विभिन्न किस्में तथा विभिन्न जैव विविधता कहलाती है। ये इन्होंने मतलब इसकी जो विभिन्नताएं होती किस्में और विभिन्नताएं, यानी कि पादप में बात की जाए चाहे प्राणियों में चाहे सूक्ष्म जीवों में, इसमें बहुत ज़्यादा जो विविधता पाई जाती है, अनेक प्रकार के जीव हैं, कई प्रकार के प्राणी हैं सूक्ष्म प्राणियों की। जब ये इकट्ठा कई प्रकार की किस्मों में कई प्रकार की विभिन्नताओं को लिए हुए एक ही जगह पर मिलते हैं तो उस क्षेत्र को हम जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गई बातें। जैव विविधता की अगर मैं बात करूं तो विश्व के लगभग 5.3 मिलियन प्रजातियां पाई जाती हैं विश्व में, और जिनमें से 3 लाख प्रजातियां हरे पौधे एवं कवकों की हैं, 80 लाख प्रजातियां कीटों की हैं, 3.6 लाख प्रजातियां सूक्ष्म जीवों की पहचानी जा चुकी हैं अब तक। स्तनधारी जीवों की बात करें तो 4,231, पक्षियों की बात करें तो 12,450 पक्षियों की खोज हो चुकी है। सरीसृपों की बात करें तो 6300 के लगभग में, मछली की बात की तो 23,000 मछली, उभयचरों की बात की जाए तो जो है 4184, और कीटों की बात की तो 8 लाख। तो इस प्रकार से आप देखेंगे लगभग जो है कवक की बात की जाए तो 72,000 प्रजातियां कवकों की। तो इस प्रकार से कशेरुकी जंतुओं की बात की तो 123 परिवार पाए गए। तो इस प्रकार से आप देखिएगा एक आकलन के अनुसार यहाँ स्तनधारियों की संख्या 390, सरीसृपों की संख्या 456, मछलियों की संख्या 2546, पक्षियों की 1232, कीटों की 30,000 प्रजातियां। तो इस प्रकार से अलग अलग शोधों के द्वारा पता चला ये सब। कुल मिलाकर के जैव विविधता का मतलब होता है कि जहाँ पर खूब अधिक मात्रा में एक प्रकार से अनेक अनेक प्रकार के पक्षी रह रहे हों, अनेक अनेक विभिन्नताओं को धारण किए हुए हों। ठीक है, अनेक प्रकार के छोटे छोटे जीव रह रहे हैं, अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जा रही हैं, तो वो सब ओके। जैव विविधता की अगर बात की जाए तो ये मुख्य रूप से इसके 3 स्तर होते हैं। पहला होता है आनुवांशिक विविधता यानी कि जेनेटिक जो डाइवर्सिटी होती है, दूसरी होती है प्रजाति विविधता यानी स्पेसीज जो डाइवर्सिटी होती है, एक होती है पारिस्थितिक तंत्र विविधता यानी कि जो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये 3 चीज़ें होती हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं। जैव विविधता के क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो जैव विविधता के क्षेत्र की तो उसमें आप देखिएगा जैव विविधता के कई सारे क्षेत्र हैं, जैसे कि उसको हम मुख्य रूप से 4 भागों में बांटते हैं। पहला है कुछ अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, एक है अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, एक है सामान्य जैव विविधता वाला क्षेत्र और एक है निम्न जैव विविधता वाला क्षेत्र। यानी एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर अत्यधिक जैव विविधता क्षेत्र, जहाँ पर बहुत ज़्यादा, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ हो गई। ठीक है, ये क्या है, अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें, मन्नार की खाड़ी, पाक स्टेट, अंडमान निकोबार, ये सब भी एक प्रकार से ऐसे हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें। इसके अलावा बात की जाए अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों की, उसमें आप देखिएगा इसमें उत्तरी पश्चिमी यूरोप में वर्षा की मात्रा चूँकि आप देखेंगे 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है। तो यहाँ पर कोड़धारी वन और पर्णपाती वन मिलते हैं, जिसमें आप देखेंगे बहुत सारे वृक्ष, बर्च, रेड बुश, स्प्रूच, फर, लार्च, चीड़, पाइन, ओक, एम, आस्पेन, एस, मैपिल, पॉपुलर, ये तमाम प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अलावा मानसूनी प्रदेशों में आप देखिएगा और तमाम प्रकार के जो है उसमें जानवरों में भालू, लोमड़ी, भेड़िया, ये सब। और ख़ास करके आप देखेंगे कि जब ज़्यादा पानी बरसता है तो उसके बाद में आप देखिएगा कि साल, सागौन, आबनूस, चंदन, शीशम, आम, कत्था, महुआ, नीम, पीपल, पलास, ये सब मानसूनी वनों मतलब कि वनों में आप देखिएगा कई सारे जानवर से शेर, चीता, लोमड़ी, ठीक है, हिरन हो गया, भेड़िया हो गया, नीलगाय, बंदर, भालू, ये सब मिलते हैं। ठीक है, तो ये इसके अलावा सांप, मगर, घड़ियाल, रंग बिरंगी पक्षियाँ मिलती हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में लानोज, केम्पोज, पार्कलैंड, शीतोष्णकटिबंधीय घास में मैदान में स्टेपी, प्रेरी, पंपास, डाउन्स बेल्ट्स, ये तमाम प्रकार के। इसमें हिरण, बारहसिंघा, जिराफ, जेब्रा, कंगारू, एंटीलोप, लकड़बग्घा, तेंदुआ, गीदड़, बिशन, ऊँट, ये तमाम प्रकार के पाए जाते हैं। अधिक जैव विविधता वाला जो क्षेत्र है इसमें खास करके आप देखिएगा यूरोप हो गया, और यूरोप में खास करके पश्चिमी यूरोप में और या फिर उत्तरी पश्चिमी यूरोप में, तो यूरोप में अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। इसके अलावा सामान्य जैव विविधता वाले क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप देखेंगे उपध्रुवीय जो टैगा प्रदेश या मरुस्थलीय क्षेत्र आते हैं उनको रखा जाता है। इसमें क्या होता है, कठोर जलवायु होती है, वर्षा कम होती है,
इस प्रकार से यूरेशिया में टैगा जो है प्रकार मतलब कहलाते हैं। उसमें आप देखें कई प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, रियंडर, कैरिबो, श्वेत लोमड़ी, श्वेत भालू यानी सफ़ेद, इस प्रकार के खरगोश, सेवल, इरबिन, तमाम प्रकार के जानवर मिलते हैं। तो ये सब होते हैं। इसके अलावा निम्न जो जैव विविधता वाला क्षेत्र है, इसमें आप देखिएगा दक्षिणी ध्रुवों के आसपास, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर जहाँ पर एक प्रकार से कुछ नहीं पाया था, जहाँ पर बर्फ़ हमेशा जमा रहता है, वहाँ पर खास करके आप देखिएगा तो छोटे छोटे पौधे कहीं कहीं पर मिलते हैं। जीवन काल बड़ा छोटा होता है उनका। तो ये एक प्रकार से 4 जैव विविधता वाले क्षेत्र कौन कौन से? अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, उसमें आप देखेंगे सभी को पता होगा, उसमें कहाँ होते हैं? जहाँ पर उच्च तापमान होता है, अधिक वर्षा होती है, वहीं पर अधिक मात्रा में आप पाए जाते हैं ये। ओके, ठीक। अब इसमें भी आप देखेंगे जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है, इसमें बहुत अधिक मात्रा में पूर्वी हिंद महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर, यह सब संक्रमण क्षेत्र है जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ मैंने बताया ही, सबसे ज़्यादा अवरोधक प्रवाल भित्तियाँ वहीं पर पाई जाती हैं। लगभग 3000 जैव जातियाँ मिलती हैं आपको, ठीक। तो इस प्रकार से चीज़ें मैंने आपको समझाई। तो ये हो गए जैव विविधता वाले क्षेत्र, क्लियर हो गई। भारत में जैव विविधता की अगर मैं बात करूँ, तो भारत में जैव विविधता की अगर मैं बात करूं तो चूँकि हमारे देश का क्षेत्रफल लगभग विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% ही है, किंतु विश्व की लगभग 7.3% जीवित जातियां जो होती हैं भारत में ही मिलती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि भारत जैव विविधता में पूर्ण संपन्न राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ विश्व की समस्त प्रकार की भू आकृति, जलवायु, वनस्पति तमाम प्रकार की विद्यमान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जलवायु और एक प्रकार से आप देखेंगे जो अंतरंगीय दशाएँ हैं, इनके कारण से यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैव विविधता है। आर्द्र उष्णकटिबंधीय पश्चिमी घाटों पर राजस्थान के गर्म मरुस्थल आप देखेंगे यहाँ पर मिलते हैं, लद्दाख के शीत मरुस्थल मिलते हैं, हिमालय में बर्फीले पहाड़ भी मिलते हैं, प्रायद्वीप में गर्म तट भी मिलते हैं आपको। तो कुल मिलाकर के यहाँ पौधों के लगभग भारत में 47,000 प्रजातियाँ हैं। विश्व का लगभग 11% पर जो है पौधों की जातियाँ भारत में मतलब की हैं। पादपों में आवृतजीवी, अनावृतजीवी, पर्णोद्भिद, इसके अलावा हरितोद्भिद, शैवाल, कवक, ये तमाम प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे वाहिनी वनस्पतियां जो हो गई 15,000 प्रकार की हैं। यहाँ पर 35% के लगभग प्रजातियां पूरी देसी हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि लगभग यहाँ पर 800 प्रजातियों की पहचान हो चुकी है महत्वपूर्ण पौधों की। कुल मिलाकर के भारत में जो है जैव विविधता क्षेत्र में आप देखिएगा पश्चिमी हिमालय हो गया, पूर्वी हिमालय हो गया, पश्चिमी भारतीय जो मरुस्थल है वो, गंगा का मैदान, असम, केंद्रीय भारत, मालाबार, दक्कन, अंडमान, इन सभी स्थानों पर आप देखिएगा खूब अच्छे मात्रा में जो है चीज़ें मिलती हैं। हिमालय श्रृंखला में आप देखेंगे कई प्रकार के जंगली भेड़ मिलते हैं, बकरियां, मारखोर, साकिन, छछूंदर, तापिर, तमाम प्रकार के तेंदुआ भी मिलते हैं ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर आप जाएंगे तो। ये सब जैव विविधता की चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें आपके पता हो गई। जैव विविधता में आप देखेंगे वैसे कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर जैव विविधता के बारे में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की, इसको मैप से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जैव विविधता जो है वो अलग अलग स्थानों पर अलग तरीके से होती है, ठीक। और भारत में तमाम प्रकार के, मध्य प्रदेश में आप देखिएगा कई सारे जैव विविधता क्षेत्र हैं, ठीक है। कई सारे जो है उद्योग भी हैं, जैसे कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो गया, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये सब, ठीक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तमाम प्रकार के उद्यान हो गए, कर्नाटक में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। उत्तरांचल, असम, हिमाचल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल, गुजरात, जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, सभी जगह पर, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, गोवा, मिजोरम, नागालैंड, सभी जगह पर आप देखिएगा जैव विविधता क्षेत्र भी आपको थोड़ा बहुत मिलेगा। और इसके अलावा जो है कुछ मात्रा में जो एक प्रकार से जो आरक्षित क्षेत्र है, जैव आरक्षित क्षेत्र, उसको भी घोषित किया गया है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है भारत में खास करके जैसे नंदा देवी वाला क्षेत्र हो गया पूरा उत्तरांचल में है, वो भी एक प्रकार से है। इसके अलावा कंचनजंगा वाला एरिया सिक्किम, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है, देहांग दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश में, इसको भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। और इसके अलावा दिब्र सैकोबा असम में है, नोकरेक मेघालय में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, सिमलीपाल उड़ीसा, पचगढ़ी मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा नीलगिरी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के आसपास जो है अगस्त मलाई केरल में है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सब ऐसे स्थान है जो कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पर मतलब एक प्रकार से शासन के हाथ में है, यहाँ पर जैव विविधता एक प्रकार से है और उसको आरक्षित करने के लिए, ताकि वहाँ पर कुछ हमला ना हो सके, कोई जीवों को खतरा ना हो सके, इसके लिए वो क्षेत्र आरक्षित कर दिया गया है, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा। जैव विविधता विधेयक आया था 2002 और 2000 मतलब कि 2000 और 2002 के आसपास,
तो उसके तहत आप देखिएगा तमाम प्रकार के कदम उठाए गए भारत सरकार के द्वारा भी। और विश्व के लगभग कितने % ज्ञात पशु विलोपन के कगार पर हैं, आपसे प्रश्न पूछता है। तो लगभग 8% प्रजातियां जो है विलोपन के कगार पर हैं। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से जैव विविधता माने होता है जहाँ पर जीवों और वनस्पति और छोटे मोटे जीव ये सब बहुत घने आबादी में रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं, तो वो क्षेत्र खासकर जैव विविधता वाले क्षेत्र कहलाते हैं। जीवों की विविधता, अनेक किस्म की अनेक प्रकार के जब जीव जहाँ पर पाए जाते हैं तो वो जैव विविधता वाला क्षेत्र हो जाता है। और इसी क्रिया को या फिर इस प्रकार का पाया जाना जीवों का वो जैव विविधता कहलाती है। ठीक, ये क्लियर हो गई बातें। इसके अलावा आगे हम थोड़ा सा जानेंगे अगला पर्यावरणीय प्रबंधन और संपोषित विकास। पर्यावरणीय प्रबंधन की बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पर्यावरण प्रबंधन की अगर मैं बात करूँ यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले हमको जाननी है। सबिंदर सिंह कहते हैं कि विकासीय कार्यों के लिए पृथ्वी के नव्य तथा अनव्य संसाधनों का विभिन्न रूपों में उपयोग करना, दुर्लभ एवं बहुमूल्य संसाधनों का संरक्षण तथा स्वास्थ्य जीवन के लिए पर्यावरण की गुणवत्ता का परीक्षण करना पर्यावरण प्रबंधन कहलाता है। ठीक, यानी पर्यावरण प्रबंधन की बात किया है तो किस प्रकार से हमको मैनेज करना है एक प्रकार से पर्यावरण का, ताकि मनुष्य और पर्यावरण के बीच में क्या हो। यानी पर्यावरण प्रबंधन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संसाधनों का दोहन, विनियोजन एवं प्रौद्योगिकी के विकास एवं संस्थागत परिवर्तन की दिशाओं का निर्धारण मानव की तत्कालिक आवश्यकताओं के साथ साथ भावी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रख करके जब किया जाता है, जिससे मानवीय आवश्यकताओं की अपेक्षाकृत जो है एक प्रकार से जो वर्तमान और भावी पीढ़ी है दोनों के लिए बचा रह सके। तो एक प्रकार से ये होता है पर्यावरण प्रबंधन। यानी कि पर्यावरण प्रबंधन के कई सारे उद्देश्य भी हैं। उद्देश्य आपसे पूछेगा तो पहला उद्देश्य लिखिएगा पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना, पहला उद्देश्य पर्यावरण प्रबंधन का। दूसरा उद्देश्य कि अवनयित जो पर्यावरण है उसको पुनः तरीके से ठीक करना। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों के असीमित विरोहन या विदोहन से उपभोग या सीमित करना उसको, ताकि फर्जी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन लोग ना करें, एक प्रकार से एक सीमित मात्रा में करें, गलत मात्रा में उसका उपयोग ना करें, ताकि भावी पीढ़ी के लिए यानी जो आने वाले हमारे बाल बच्चे उनके लिए भी वो चीज़ें बची रह सकें। इसके अलावा पर्यावरण विकास संबंधी नीति और निर्माण में सहयोग देता है पर्यावरण प्रबंधन। इसके अलावा प्रस्तावित योजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों के मूल्यांकन के हेतु पर्यावरण प्रबंधन जरूरी है। और इसके अलावा पर्यावरण प्रबंधन संबंधी नीति निर्धारण में सहयोग करता है ये। इसके अलावा पर्यावरण नियोजन हेतु प्रारूप तैयार करने में, पर्यावरणीय प्रकोपों को कम करने में, पर्यावरण प्रबंधन हेतु सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों को समन्वय स्थापित करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण हेतु जन जागृति विकसित करने के लिए, पर्यावरण से संबंधित चीज़ों को पर्यावरण संबंधी मतलब कि प्रबंधन हेतु मानवीय व संस्थागत साधन उपलब्ध करवाने के चक्कर में, यानी इस प्रकार से आप देखेंगे ये सब उपलब्ध करवाने के लिए पर्यावरण प्रबंधन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पर्यावरण प्रबंधन अगर अच्छे तरीके से हो जाता है तो वहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण खास करके कम हो जाएगा और अच्छे तरीके से आपकी जो आने वाली पीढ़ी होती है उसके लिए भी संसाधन बच पाएंगे। अन्यथा मान लेते पानी का उपयोग हो गया या निकल का उपयोग या अभ्रक का उपयोग, कोयला का उपयोग या सोने चांदी का उपयोग या अन्य प्रकार के किसी जो धातुएं हैं उनका उपयोग हो गया या किसी प्रकार के यानी चीज़ों का उपयोग, यानी कि मिट्टी का इस प्रकार से उपभोग ना कर लेना कि आने वाले समय में फसल ही ना पैदा हो, इस प्रकार से चीज़ों को तो यानी बचा करके रखना हमको। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कई प्रकार से विकास ये जो है पर्यावरण के मतलब कि पर्यावरण प्रबंधन कर सकते हैं। पर्यावरण प्रबंधन जो होता है इसको ध्यान में रख करके जो है समपोषित विकास यानी कि सतत पोषणीय विकास जरूरी होता है। सतत पोषणीय विकास की बात की जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जैसे कि इससे क्या होता है कि अगर आप जैसे कोई फैक्ट्री स्थापित करते हैं पर्यावरण को विपरीत रूप से प्रभावित ना करते हुए लोगों की ज़रूरत की जो पूर्ति होती है उसको अगर हम अच्छे तरीके से कर पाएँ तो वही संपोषित विकास होता है। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि पर्यावरण को जब भी कोई आप फैक्ट्री स्थापित करें, जब भी कोई जो है संसाधनों का दोहन करें या कुछ भी कर रहे हैं तो आप एक नज़र ये डाल लें कि भाई पर्यावरण को जो है ये मेरा जो कार्य मैं कर रहा हूँ ये प्रभावित तो नहीं कर रहा है पर्यावरण को, यानी पर्यावरण इससे कहीं ना कहीं पे दिक्कत तो नहीं हो रही पर्यावरण को। तो अगर आप ये ध्यान रख करके कोई काम करेंगे तो फिर सही रहेगा। यानी कि कोई भी संसाधन का दोहन कर रहे हो, कुछ भी आप फैक्ट्री स्थापित कर रहे हो तो एक बार इस प्रकार से नियमों को बना करके करें ताकि पर्यावरण पर कम इफेक्ट पड़े, पर्यावरण पर ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। तो संपोषित विकास का मतलब यही होता है। ठीक, विकसित और विकासशील देशों में आर्थिक और सामाजिक विकास के उद्योगों को संपोषित परिप्रेक्ष्य में निर्धारित किया जाए, ये उद्देश्य रहा इसका। कुल मिलाकर के मानव विकास को आधार मान करके पर्यावरण के साथ अन्याय हो रहा था और इसी अन्याय को संतुलित करने के लिए संपोषित विकास का होना बहुत ज़रूरी है। संपोषित विकास की योजना के कई सारे तत्व हैं, जैसे कि बात की जाए
बुद्धि की पुनर्प्राप्ति करना, बुद्धि की गुणवत्ता में बदलाव, भोजन, पानी, ऊर्जा एवं स्वच्छता की मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी। जनसंख्या के संधारणीय स्तर की सुनिश्चितता स्थापित की जा सकेगी। संपदा के आधार पर संरक्षण एवं विस्तार हो सकेगा। तकनीकी और पुनर्वसति तथा आपदा प्रबंधन हो सकेगा। इस प्रकार से संपोषित विकास योजना का उद्देश्य मानव जाति और मानव तथा प्रकृति के मध्य सामंजस्य को बढ़ाना होता है। और इसके लिए आवश्यक क्या है संपोषित विकास के लिए? पहली बात तो ये कि एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था हो जो कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में सार्थक जनभागीदारी को सुनिश्चित करती हो। दूसरी बात, एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था हो जो कि अधिशेष तथा तकनीकी ज्ञान आत्मनिर्भर तथा संपोषित आधार पर पैदा कर सके। तीसरी बात कि एक ऐसी उत्पादन व्यवस्था हो जो कि विकास के पारिस्थितिकीय आधार को संरक्षित करने की जिम्मेदारी लेती हो। यानी जब भी ये चीज़ें होंगी, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था हो जो कि क्या करे, विकास में असामंजस्यपूर्ण विकास से जो उत्पन्न तनाव होते हैं उसका समाधान करे। एक ऐसी तकनीकी व्यवस्था हो जो कि नवीन संसाधनों की सतत तलाश करे, हमेशा तलाश करे। इसके अलावा एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था हो जो कि व्यापार और वाणिज्य में संपोषित ढांचे को प्रोत्साहन दे। इस प्रकार से जब चीज़ें होंगी तो अच्छे तरीके से संपोषित विकास हो सकेगा। संपोषित विकास के लिए पर्यावरणीय विकास प्राथमिकताएं बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे कि जैव विविधता का संरक्षण होना बहुत ज़रूरी है। संपोषित यानी टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों का विकास होना, स्वच्छ प्रौद्योगिकी का विकास होना, वर्तमान प्रौद्योगिकी में सुधार करना, कृषि एवं पशुपालन का संतुलित विकास करना, खनिज संसाधन जो है उनके उत्खनन और उपभोग का नियम बनाना कि किस प्रकार से हमको कितना करना है, कितना नहीं करना है, उचित मात्रा में दोहन करना है। इसके अलावा महानगरीकरण का जो नियमन है उसको सही तरीके से स्थापित करना, आदर्श नगरीय अधिवासों का निर्माण करना, पर्यावरणीय शिक्षा देना, शोध करना, प्रशिक्षण देना, नवचेतना को विश्वव्यापी बनाना ताकि सभी लोग ऐसा करें। उद्योगों के विकास हेतु प्रौद्योगिकी विकल्पों की व्यवस्था करना, टेक्नोलॉजी के विकल्प बनाने का प्रयास किया जाए, राजनीतिक सद्भावना का विकास किया जाए, भौतिक जीवन पद्धति के विकल्प की खोज करी जाए, जनसंख्या संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जाए। ये तमाम प्रकार की चीज़ें जिस दिन हो जाएंगी, सतत पोषणीय विकास अपने आप डेवलप हो जाएगा। इस प्रकार से संपोषित विकास जो होता है ये कहीं ना कहीं पे आज के वर्तमान समय के लिए और भावी पीढ़ी के लिए हमें संसाधनों को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। संपोषित विकास या टिकाऊ विकास, सतत पोषणीय विकास जिसको आप कहते हैं, तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पर्यावरण प्रबंधन में खास करके संपोषित विकास का बहुत ज़बरदस्त रोल है, इसीलिए इसको पढ़ना परम आवश्यक है। संपोषित विकास को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और जब कोई एक प्रकार से देश या कोई कंपनी या कोई एक प्रकार से औद्योगिक फैक्ट्री जब क्या करती है, जब पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए और जो है जो प्राकृतिक संसाधन है उनको ध्यान में रखते हुए जब कोई नियम बनाती है, कोई फैक्ट्री स्थापित करती है जिससे पर्यावरण को कम प्रदूषण हो, तो इस प्रकार का जो विकास होता है, विकास हो लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रख करके हो। ऐसा नहीं कि फर्जी विकास होता चला जाए जिससे पर्यावरण क्या हो जाए, दिक्कत में आ जाए, जिससे पूरा संपूर्ण मानव जाति को खतरा का सामना करना पड़े। तो इस विकास से बचना है। संपोषित विकास का यही मतलब है कि मनुष्य के विकास को भी ध्यान में रखा जाए, पर्यावरण को भी ध्यान में रखा जाए, ताकि आने वाले समय की जो हमारी पीढ़ी है वो भी अच्छे तरीके से संसाधनों का उचित तरीके से दोहन कर सके। ये होता है इसका विकास का मतलब, पर्यावरणीय यानी सतत पोषणीय विकास का मतलब। क्लियर हो गई बातें? चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।